पिछली क्लास में हमने उदारवाद की मुख्य मान्यताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम उदारवाद के उदय की परिस्थितियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। उदारवाद मुख्यतः यूरोप की दो महान क्रांतियों, एक तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण और दूसरा धर्म सुधारवाद की उपज माना जाता है। उदारवाद एक विचारधारा और जीवन पद्धति के रूप में नवोदित व्यापारी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है। उदारवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का आरंभ 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही हो गया था, जब सामंतवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी और नई राजनीतिक व्यवस्था पनप रही थी। उस समय निरंकुश राष्ट्र राज्यों के निर्माण ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया था, जिसमें राजाओं की सर्वोच्च सत्ता थी। उससे पहले सामंतशाही और पोपशाही का बोलबाला था। उदारवाद का आरंभ विशेषाधिकारों पर आधारित मध्य युग की राजशाही और सामंतशाही व्यवस्था के विरोध और आलोचना के रूप में हुआ था, और इस विरोध का मुख्य नारा था स्वतंत्रता। उदारवाद ने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग की थी, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। तो उदारवादी परंपरा के लिए मानसिक वातावरण के निर्माण में तो दार्शनिकों ने प्रयास किए थे, और उदारवाद के उदय के लिए यूरोप के इतिहास की कुछ तात्कालिक परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो उदारवाद के उदय की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो देखिए। पहली, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति, ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति और उभरता हुआ मध्यम वर्ग। ये सभी वो कारण हैं जिससे उदारवाद का उदय माना जाता है। तो आइए हम एक एक बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला है पुनर्जागरण। चौदहवीं शताब्दी यूरोप में पुनर्जागरण की सदी मानी जाती है। इस काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में पुनरुत्थान हुआ, बल्कि मानव जीवन के दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं में भी बड़ा परिवर्तन आया था। पुनर्जागरण सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में इटली में प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और उत्तरी यूरोप तक फैल गया था। इसमें कला और साहित्य के क्षेत्र में चर्च के एकाधिकार का अंत हो गया, और धार्मिक उपदेशों की जगह मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी जाने लगी थी। और पुनर्जागरण के कारण राजनीति में मानववाद को बढ़ावा मिला। मानववाद क्या है वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। साहित्य और कला के क्षेत्र में वह सिद्धांत
जो मनुष्य की भावनाओं, उनके दुख सुख और उनके विविधताओं की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में मानववाद मनुष्य की गरिमा को स्वीकार करता है और ये है मनुष्य की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें उन्नत करने की मांग करता है। तो पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय लोगों की जीवन दृष्टि एकदम से बदल गई थी और जिनका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों पर, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक हो, सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ने लगा। और साथ ही कुछ अनेक घटनाएं भी हुई थी जिसने इस प्रकार के परिवर्तन की गति को तेज कर दिया था, जैसे कुस्तुनतुनिया का पतन, छापेखाने का आविष्कार और अमेरिका की खोज। इन घटनाओं के प्रभाव के कारण भी पुनर्जागरण की गति तेज हुई थी। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद में जो यूनानी विद्वान इटली आए थे भागकर, वे अपने साथ बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियां लाए थे और उन पांडुलिपियों में बहुत से भव्य विचार भरे हुए थे जो मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली के लिए एकदम नए थे और इनमें व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया था। दूसरा, जब छापेखाने का आविष्कार हुआ तो नए नए विचार और अभिव्यक्तियों के प्रचार प्रसार को भी बल मिला था। वे छापेखाने के आविष्कार से पहले जो भी ज्ञान था किताबों में, वो आम लोगों की पहुंच से दूर था, इसलिए जो भी चर्च या पोप के द्वारा उनको कह दिया जाता था वही मानना पड़ता था। लेकिन छापेखाने के आविष्कार के कारण जब ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, किताबों की छपने लगी, तो लोग उनको खुद ही पढ़ने लगे और नए नए विचारों से वो लाभान्वित होने लगे। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन। उदारवाद की उदय में धर्म सुधार आंदोलन का भी प्रमुख स्थान रहा है। धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप में यह मान्यता थी कि ईश्वर से अगर संपर्क स्थापित करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो वो कैथोलिक चर्च के माध्यम से ही की जा सकती है। यानी जीवन के धार्मिक क्षेत्र में चर्च का बड़ा प्रभुत्व था, चर्च का ज़्यादा नियंत्रण था, चर्च की श्रेष्ठता स्थापित थी। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च की इसी श्रेष्ठता को कम करने का प्रयास किया। धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से कैथोलिक चर्च के अधिकारों को चुनौती दी गई और यह दावा किया गया कि ईश्वर का भक्त धर्म ग्रंथों की सहायता से भी ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, उसे कैथोलिक चर्च को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या हुआ, लोगों की विवेक शक्ति में लोगों का विश्वास दृढ़ हुआ और व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला और साथ ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, जो कि उदारवादी विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता है। धर्म सुधार आंदोलन की प्रेरणा जर्मनी के मार्टिन लूथर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और उस समय यूरोप में पोप और उनके अधिकारियों ने देवी कृपा की बिक्री शुरू कर दी थी। यानी वो कुछ पत्र जनता को जारी करते थे और ये कहते थे अगर कोई इनको खरीद लेता है तो उसको पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार
यूरोप में दैवीय बिक्री शुरू हुई थी, जिसके कारण लोगों के मन में रोष की लहर दौड़ रही थी। धर्म सुधार आंदोलन ने धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए व्यक्तिगत निर्णय को उचित ठहराया, जिससे व्यक्ति के महत्व को मान्यता मिली। धर्म सुधार आंदोलन ने तर्क दिया कि व्यक्ति को धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी पुरोहित या चर्च की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपनी तर्क बुद्धि और विवेक के बल पर स्वतंत्र रूप से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। कुल मिलाकर धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च की सत्ता का विरोध किया और यह दावा किया कि सत्य का पता लगाना और विज्ञान की सहायता से सृष्टि के रहस्यों का पता लगाना तर्क बुद्धि का काम है। तो इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने लोगों के दृष्टिकोण को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। धर्म सुधार आंदोलन भी लोगों के धार्मिक क्षेत्र में जो चर्च का नियंत्रण था उसको कम करने का प्रयास किया और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उदारवाद के उदय का तीसरा कारण वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति को माना जाता है। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में लोगों के सोचने समझने के ढंग पर वैज्ञानिक क्रांति का विस्तृत प्रभाव पड़ा। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में छापेखाने का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का निर्माण हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ। तो इन सभी खोजों के कारण विश्व के विभिन्न भागों के लोगों के मध्य संपर्क को सुगम बना दिया, जिससे लोगों ने यह अनुभव किया कि संपूर्ण विश्व कुछ निश्चित वैज्ञानिक नियमों से ही संचालित होता है। तो इस प्रकार लोगों का जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया और लोगों ने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि सृष्टि के नियमों का पता लगाने के लिए हम अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो वैज्ञानिक पद्धति थी इसको प्रोत्साहन मिला और यही उदारवाद की बाद में आधारशिला बन गई थी। चौथा कारण माना जाता है ज्ञानोदय। उदारवाद के उदय और विकास में ज्ञानोदय भी एक बड़ा कारण माना जाता है। 18वीं शताब्दी के दौरान संपूर्ण पश्चिमी जगत में एक बौद्धिक क्रांति आई, जिसने अपने युग के विचारों और दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। ज्ञानोदय के कारण लोगों की सोच और दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आए थे और इसके लिए कुछ विद्वानों ने अपनी लेखनी के माध्यम से भी प्रयास किए, जैसे फ्रांस में वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू ने, ब्रिटेन में जॉन लॉक, एडम स्मिथ ने, जर्मनी में कांट ने, इटली में विको और बेकेरिया ने, अमेरिका में जेफरसन और टॉमस पेन ने इस प्रकार के विचारों को बढ़ावा दिया कि मनुष्य अपने विवेक से जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्य का पता लगा सकता है। मनुष्य अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्य का पता लगाने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। और इन सभी विचारकों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नियमित या नियंत्रित करने वाले सर्वव्यापक सिद्धांतों का पता लगाने की कोशिश की और यही दृष्टिकोण
उदारवाद का बाद में आदर्श बना था। कुल मिलाकर ज्ञानोदय के माध्यम से लोगों में ये विश्वास हो गया कि मानव जीवन को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम साधन मानव की स्वयं की तर्क बुद्धि या विवेक ही है। मनुष्य अपने विवेक के माध्यम से अपना भला कर सकता है। और ज्ञान राजनीति के प्रति ज्ञानोदय से प्रेरित हो दृष्टिकोण का जो सार था वो ये था कि संपूर्ण सामाजिक बुराइयों का मुख्य कारण पूर्वाग्रह है, असहिष्णुता और अंधविश्वास और रूढ़िवादिता ही है। इन सब से हम छुटकारा पाकर अपना भला कर सकते हैं। पांचवा कारण माना जाता है औद्योगिक क्रांति। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण तकनीकी उन्नति हुई और जिसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में बदल दिया और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ने नए नए शहरों को जन्म दिया, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य के प्रसार के लिए नए नए बाजारों की तलाश आरंभ हुई। और इसी कारण एक नए मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि प्रधान व्यवस्था में संपदा का मुख्य स्रोत भूमि था और उसका स्वामित्व कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में था। और आप जानते हो भूमि की मात्रा तो बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए किसी नए वर्ग के लिए संपत्ति अर्जित करने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन इस बाधा को औद्योगिक क्रांति ने दूर कर दिया और नए बाजार और नए शहरों के निर्माण को औद्योगिक क्रांति ने बढ़ावा दिया, जिससे एक नए मध्यम वर्ग का आविष्कार हुआ। क्योंकि जब उद्योगों का प्रसार हुआ तो कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर संपत्ति का अर्जन कर सकता है, तो जिसके कारण एक नए मध्यम वर्ग का आविष्कार हुआ और नए मध्यम वर्ग ने सामंतवाद पर आधारित विशेषाधिकारों को चुनौती दी, क्योंकि सामंतों को बहुत सारे विशेष अधिकार उस समय मिले हुए थे। तो नए मध्यम वर्ग ने उन अधिकारों को ख़त्म करने की बात कही और कहा कि मानव के अधिकारों, मानव की स्वतंत्रता और समानता को हमें अपनाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि समाज में मनुष्यों के संबंध अनुबंध पर आधारित होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होने चाहिए, न कि परंपरा पर। तो उदारवाद की विकास में औद्योगिक क्रांति ने भी बड़ा योगदान दिया था और इस आरंभिक दौर ने राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुसार मोड़ने की कोशिश की। जब नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो उन्होंने ये मांग की कि राजनीतिक सत्ता का जो नियंत्रण है वो स्पष्ट कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए राज्य के ऊपर, ताकि शासन कार्य केवल कानूनी व्यवस्था तक ही सिमट कर रह जाए। और क्योंकि उन दिनों में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, तो उदारवाद ने समाज को उन प्रतिबंधों से मुक्त कराने का काम किया। तो इस प्रकार उदारवाद ने पूंजीवाद और औद्योगिक समाज के विकास और विस्तार में बहुत बड़ी सहायता दी और व्यक्ति को समाज का केंद्र बिंदु स्वीकार करके यह तर्क दिया कि व्यक्ति स्वयं विवेक संपन्न है और वह अपने हितों के सर्वोत्तम मार्ग की पहचान कर लेता है, अतः उसे उद्यम की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उद्योग या व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
ताकि वह अपनी इच्छा और विवेक से दूसरों के साथ कोई भी अनुबंध कर सके और अपनी इच्छा से लेन देन और स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके। तो इस प्रकार पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति, ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति और उभरता हुआ मध्यम वर्ग ने उदारवाद के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया था।